जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में सबसे पहले बताएंगे कहानी एक कलाकार की, फिर बताएंगे कैसे गुजरात में पीएम मोदी को मात देना असंभव, और फिर समझाएंगे कैसे हिमाचल में खुद से ही हार गई भारतीय जनता पार्टी, और आखिर में बताएंगे कैसे मैनपुरी की प्रतिष्ठा बचाने में डिंपल यादव हुई कामयाब। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 12 दिसंबर को शपथ लेंगे गुजरात के नए सीएम। पीएम मोदी सहित अमित शाह होंगे शामिल। गुजरात में बीजेपी बम्पर जीत के साथ सत्ता में फिर से काबिज हो गई है। आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी के सिर 7वीं बार जीत का सेहरा सजने जा रहा है। जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। पीएम मोदी का जताया आभार। हिमाचल प्रदेश के निवर्तमान सीएम जयराम ठाकुर ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों के विकास के लिए काम करना कभी बंद नहीं करेंगे। डिंपल यादव ने रचा नया कीर्तिमान। मैनपुरी से बनी पहली महिला सांसद। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने नया कीर्तिमान बनाया है। तमिलनाडु में तबाही मचाने आ रहा है चक्रवाती तूफान मैडूस। भारी बारिश की चेतावनी, 5000 राहत कैंप तैयार। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र गहरे दबाव में बदल गया है। शिवपाल यादव की पार्टी का सपा में विलय। अखिलेश की मौजूदगी में उठाया झंडा। एक बार फिर से यूपी के चाचा भतीजे साथ आ गए हैं और मैनपुरी चुनाव जीतने के बाद अच्छे आसार दिखने लगे हैं। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं आज की वायरल होती वीडियो के बारे में। सालों से ये प्रयास किया जा रहा है कि कॉलेजों में रैगिंग को रोका जा सके, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा है। आए दिन रैगिंग की खबरें सामने आ जाती हैं। अब कानपुर की GSBM मेडिकल कॉलेज के नव प्रवेशी छात्रों को छोटे बाल, हाथ पीछे और सिर झुकाकर लाइन लगाकर परिसर में स्थित कक्षा से हॉस्टल तक आते जाते का निर्णय लिया गया है। यानी कहा गया है, अपने हॉस्टल के सामने पहुंचते ही नमस्ते डॉक्टर साहब जोर जोर से कहते हुए चल रहे हैं। परिसर में हॉस्टल के सामने से लाइन में गुजरते नवप्रवेशी छात्रों का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने पर प्रधानाचार्य ने झूठा और छेड़छाड़ कर बनाने की बात कही है। उन्होंने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ स्वरूप नगर थाने में तहरीर भी दे दी है। पहले तो आइए देख लेते हैं वायरल वीडियो। फिलहाल इस वीडियो के सामने आने के बाद GSBM मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने बताया कि ये किसी भी व्यक्ति की बदमाशी है। परिसर में नवप्रवेशी छात्र सुरक्षा गार्डों के घेरे में आते जाते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि वहां कोई भी सीनियर छात्र मौजूद नहीं है। इनसे बात करने की किसी को इजाजत भी नहीं है। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति कौन है? वरिष्ठ डॉक्टर है। वीडियो को वायरल करने से पहले उसमें एडिटिंग, छेड़छाड़ की गई है। इससे महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा और मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत करा दिया गया है। फिलहाल सच्चाई क्या है बहुत जल्द सामने आ जाएगी। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। अक्सर हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जमीन पर या घर की दीवारों पर हमेशा कुछ ना कुछ कलाकृतियां बनाते रहते हैं, लेकिन किसे पता होता है कि बचपन में कलाकारियों से खेलने वाला एक बच्चा आगे चलकर जीवन में कुछ ऐसा हासिल करेगा जिससे देश का गौरव बढ़ेगा। आज ऐसे ही एक शख्स की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं और उनका नाम है वेंकट रमन सिंह श्याम। वेंकट भी शुरू से ही घर की दीवारों से लेकर मवेशियों की पीठ पर कुछ भी बनाकर कलाकारी किया करते थे, यानी कलाकारी दिखाने के लिए कुछ बना देते थे।
किसे पता था कि उनके बचपन का ये हुनर गांव की मिट्टी और दीवारों से ऊपर उठकर विदेशियों की गैलरीज की दीवारों की शोभा बढ़ाएगा। देखिए आज की खास रिपोर्ट एक शानदार कलाकार की कहानी में। कहानी उसकी जिसने कभी दीवारों पर उकेरे थे सपने, आज गोंड पेंटिंग से बनाई अलग पहचान। जिसने खाने के लिए कभी मजदूरी की तो कभी रिक्शा चलाया लेकिन नहीं मानी हार, मगर आज देश विदेश के म्यूजियम्स की शोभा बढ़ा रही है जिसकी पेंटिंग्स। कहानी वेंकट रमन सिंह श्याम की। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे खेलते कूदते हुए मिट्टी पर, घर की दीवारों पर, जमीन पर पानी से कुछ आकार बनाते रहते हैं जिनका मकसद शायद घर की दीवारों को गंदा करना नहीं होता। ये बात अलग है कि बड़े यही समझ लेते हैं और उनके कान भी मरोड़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के एक गांव में 7 साल के एक लड़के के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो घर की दीवारों से लेकर मवेशियों की पीठ तक सब कुछ ना कुछ आंकता रहता था और वहां पर कुछ ना कुछ बनाता रहता था। उस बच्चे का नाम था वेंकट रमन सिंह श्याम। उस वक्त शायद ही किसी को पता होगा कि ये बच्चा मिट्टी की पेंटिंग्स लेकर विदेशों की दीवारों पर पहुंच जाएगा। 1986 में एक रोज जब वेंकट के चाचा और गोंड कलाकार जंगड़ सिंह श्याम घर वापस आए तो उन्होंने दीवारों पर चित्रकारी देखी। दीवार पर शिरडी के साईं बाबा की तस्वीर थी। घर के अन्य कोनों पर भी कई सारी ऐसी तस्वीरें उकरी हुई थी। चाचा ने रमन को सिंजोना ग्रामीण स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरा करके भोपाल जाकर चित्रकारी करने की सलाह दी। 13 साल के वेंकट ने वैसा ही किया। वो भोपाल पहुंचे और अपने चाचा के सहायक बन गए। यहाँ वो नई नामची कलाकारों से भी मिले जिन्होंने कलाकारी की तरफ बढ़ने के लिए उनको प्रेरणा दी। यूं तो रमन के खून में ही कला थी। उनके मामा भी चित्रकार थे। रमन उनके काम को एकाग्रता से देखते थे। वहीं उनके चाचा जनगढ़ सिंह श्याम उनको काफी आगे ले गए। रमन छोटी सी आयु में ही गांव से अपने आसपास के नजारों को देख के उन्हें कागज पर उतारते। हालांकि उनके पास चित्रकारी की कोई तालीम नहीं थी। 3 साल तक चाचा के साथ रहने और काम करने के बाद रमन दिल्ली आ गए। वो कला की दुनिया में अपना अलग नाम बनाना चाहते थे। गौरतलब है कि सफलता के रास्ते में असंख्य मुश्किलें उनका इंतजार कर रही थी। एक इंटरव्यू के दौरान रमन ने बताया कि उन्हें खाने तक के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। रमन बताते हैं, मैं कई तरीके के काम करता, कभी मजदूरी करता तो कभी बावर्ची का काम करता, रिक्शा चलाता, घरों की पेंटिंग भी करता। इस दौर में मेरा मकसद सिर्फ एक था, पेट भर खाना खाना। देखा जाए तो आर्टिस्ट का मन अपनी कला के बिना कैसे रह सकता है, ये बात तो सभी को पता है। रमन के साथ भी यही हुआ। उन्होंने पेंटिंग से जुड़े काम का ही निर्णय लिया। वो कभी फिल्म पोस्टर्स, कभी होल्डिंग आदि को पेंट करने लगे। दिल्ली में उनके सफर में 1993 में हॉट लग गया जब उन्हें सेरिब्रल मलेरिया हो गया। इसके बाद वो भोपाल लौट आए और साइन बोर्ड पर पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। 8 साल तक भोपाल में साइन बोर्ड पेंटिंग का काम रमन करते रहे। इसके बाद 3 जुलाई 2001 की सुबह उन्हें एक ऐसी खबर मिली जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उनके गुरु जनगढ़ सिंह श्याम की मौत हो चुकी थी। इसके बाद वो टूट चुके थे लेकिन उन्होंने अपने अंदर के आर्टिस्ट को टूटने नहीं दिया। सबसे पहले रमन ने विदेशों के म्यूजियम्स को घूमना शुरू किया, उनके अध्ययन शुरू किए। पिकासो जैसे पेंटर्स का काम करीब से देखा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी आंखों से नहीं बल्कि लोगों की आंखों से पेंटिंग बनाना शुरू किया। परंपरागत गोंड स्टाइल को रखते हुए उन्होंने रंगों, टेक्निक, डिजाइन आदि में काफी बदलाव किए। आज वेंकट रमन श्याम ने इस दुनिया में अपना खूब नाम कमा लिया है। 2002 में उन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने सम्मानित भी किया। वो कला के माध्यम से धरती की समस्याओं को दर्शाने की कोशिश करते आए हैं। यानी कि देखा जाए तो एक छोटे बच्चे ने अपने सपने को बचपन में ही तय कर लिया था और उसके बाद अपनी मेहनत और लगन से उसे जवानी में आते आते साकार भी कर दिया। ऐसा ही हर किसी को करना चाहिए ताकि सपने केवल सपने ना रह जाए। देखा जाए तो वेंकट ने यह साबित कर दिया है कि सपने आसानी से पूरे हो सकते हैं और न केवल पूरे हो सकते हैं बल्कि उनको जिया भी जा सकता है। आज वेंकट जो हैं वो अपनी मेहनत और लगन के दम पर हैं। आज वेंकट रमन के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स कई मशहूर जगह पर लगाई गई हैं, जिसमें मुंबई के छत पर शिवाजी म्यूजियम, भोपाल स्थित भारत भवन और बेंगलुरु के चित्रकला परिषद जगह शामिल हैं। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों की गैलरीज और म्यूजियम में भी उनकी बनाई पेंटिंग्स को सजाया गया है। सोच के देखिए, गांव का बच्चा अपनी मेहनत से कैसे विदेशियों में छा सकता है।
फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली खबर का। बीते कुछ दिनों से जिस चुनाव की चर्चा देश में सबसे ज्यादा हो रही थी वो थे गुजरात विधानसभा चुनाव, और आज वो दिन है जब परिणाम भी हमारे सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से गुजरात में एक बार फिर जीत हासिल कर ली है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 2002 से सत्ता में है। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत का रिकॉर्ड बना दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कैसे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का किला गिराने में सब हार जाते हैं, और कैसे गुजरात में पीएम मोदी के जादू के आगे सारे षड्यंत्र और षड्यंत्र फेल हो जाते हैं। तो चलिए आपको समझाते हैं कि कैसे गुजरात में चलता है पीएम मोदी का जादू और भारतीय जनता पार्टी का क्या है गुजरात से रिश्ता। दरअसल 31 रैलियां और अहमदाबाद, सूरत में 2 बड़े शो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार गुजरात में चुनाव अभियान का नेतृत्व किया। अपने गृह राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जीत को प्रतिष्ठा का प्रश्न मानते हुए जीत हासिल करने के लिए किसी भी तरह का कोई मौका उन्होंने नहीं छोड़ा। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में करीब 1 महीने पहले से ही चुनाव अभियान की गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए तमाम तरह के नट बोल्ट को कसा। शाह ने यह तय किया कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी वोट मशीनरी जमीनी स्तर पर काम करे। पीएम मोदी ने पिछले हफ्ते अहमदाबाद में 50 किलोमीटर लंबा शो किया, जिसे पार्टी ने अब तक का सबसे बड़ा शो होने का दावा किया, और बताया कि इस रोड शो से साफ हुआ कि लोगों के मन में मोदी को लेकर कितना प्यार है। उनकी एक झलक पाने के लिए 10 लाख लोग इस रैली में जुटे, जिसके बाद ये साफ हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार रिकॉर्ड जीत हासिल करने वाली है। राज्य में लगाए गए भारतीय जनता पार्टी के सभी पोस्टरों में पीएम मोदी का फोटो दूसरे नेताओं की तुलना में ज्यादा बड़ा लगाया गया था। उन्होंने रैली में सुरक्षा, शांति और विकास का वायदा किया। यही नहीं, पीएम मोदी ने बहुत ही सतर्कता के साथ गुजराती अस्मिता और 2002 के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रशासन में स्थापित शांति जैसे मुद्दों को उठाया। साथ में कांग्रेस के अपशब्दों को अपने पक्ष में हथियार बनाया और राष्ट्रवाद के मुद्दे को भी हवा दी। मोदी और शाह ने बहुत ही जमीनी स्तर पर काम करते हुए माइक्रो मैनेजमेंट किया, जिसके लिए उन्होंने पार्टी के नेताओं से अनुरोध किया कि उनके क्षेत्र में भाजपा का मतदान प्रतिशत बढ़ने पर संजीदगी के साथ काम किया जाए ताकि रिकॉर्ड जीत हासिल हो। पीएम मोदी का अपने अभियान के दौरान किया गया भारी भरकम प्रयास ही था जिसने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड जीत दिलाई। फिलहाल अब एक बार फिर गुजरात पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, और एक बार फिर लाख विरोध किए जाने के बाद भी वहां के लोगों की जुबान पर सिर्फ पीएम मोदी का ही नाम है। फिलहाल इसी के साथ अब आगे बढ़कर हिमाचल चुनाव परिणाम की बात भी आपसे कर लेते हैं, जहां एक तरफ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली हो, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही हरा दिया। यूं समझिए कि भगवा सरकार की वापसी होते होते रह गई। हैरानी तो तब होती है जब ये समझ में आता है कि कांग्रेस यहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई मुद्दा तक नहीं बना पाई थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। शायद इस बार कांग्रेस को पहले से ही पता था कि पहाड़ी राज्य का ट्रेंड इस बार भी बदलने जा रहा है। यही कारण है कि इसके बड़े नेताओं ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बहुत आलोचनाओं के बाद बिल्कुल आखिर में प्रियंका गांधी मैदान में उतरी थी। उन्होंने महज 4 सभाएं की। इससे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीधी लड़ाई करने वाली पार्टी के शीर्ष नेता ने सिर्फ 4 सभाएं की। पार्टी के दूसरे बड़े नेता इतने गंभीर थे कि चुनाव में काम करने की बजाय भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचाने पहुंचे। वहीं दूसरी ओर हिमाचल में भाजपा आपस में ही भिड़ गई। देखा जाए तो पहाड़ी राज्य में वोटिंग से पहले सब कुछ हुआ जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश में पार्टी के ही एक धड़े ने भीतरघात की भरपूर कोशिश की। फर्क बस इतना रहा कि यूपी में चीजों को सतह पर नहीं आने से रोक दिया गया था, और इसका असर रहा कि नुकसान बहुत मामूली हुए। लेकिन पहाड़ी राज्यों में बिल्लियों का झगड़ा सार्वजनिक हो गया।
बिल्कुल पड़ोसियों के झगड़े की तरह। प्रधानमंत्री तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष बने तो गृह राज्य हिमाचल में उन पर मनमानियों के आरोप लगने शुरू हो गए। नड्डा का कोई जनाधार तो नहीं था, मगर वह पार्टी अध्यक्ष की हैसियत से जनाधार वाले स्थानीय नेताओं के प्रति ईमानदार नहीं दिखे। इसके पीछे क्या था वही बेहतर बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कुछ नेताओं में सत्ता संघर्ष साफ नजर आ गया। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी का ये झगड़ा आज का नहीं है। 5 साल पहले से पार्टी के अंदर वर्चस्व को लेकर आंतरिक घमासान मचा हुआ है। तस्वीर अब दिल्ली तक ज्यादा साफ और ज्यादा स्पष्ट है, जिसका नतीजा आज ये हुआ कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी जीतते जीतते हारी है। इतना तय है कि आज के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने के बड़े बदलाव का सबब बनेंगे। जेपी नड्डा, प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर और तमाम बगावती नेता पार्टी के रडार पर होंगे। अब देखना यह होगा कि क्या पार्टी जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई करती है। नड्डा का कोई जनाधार नहीं है, उन्हें मोदी शाह का करीबी माना जाता है, मगर उन पर जैसे सार्वजनिक आरोप लगे हैं वैसे आरोप किसी पार्टी अध्यक्ष पर अब तक नहीं लगाए गए। ये गंभीर मसला है। भारतीय जनता पार्टी भीतरघात करने वाले पार्टी के दूसरे नेताओं को भी सबक सिखा सकती है। हिमाचल के नतीजों से पार्टी के अंदर एक संदेश तो जरूर गया होगा। फिलहाल इसी के साथ आखिर में उत्तर प्रदेश के चुनाव की चर्चा करनी भी बहुत जरूरी है। तो आपको उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बारे में भी बता देते हैं और उसका विश्लेषण कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट, रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आ गए। मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा उपचुनाव की चर्चा जोरों पर थी। मैनपुरी में सपा की प्रतिष्ठा कायम है और डिंपल यादव ने ऐतिहासिक जीत दिलाकर नेताजी को श्रद्धांजलि दे दी है। वहीं रामपुर की सीट सपा के हाथों से निकल गई और भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया। तो वहीं खतौली से राष्ट्रीय लोकदल का जलवा कायम रहा। लेकिन हम बात सबसे खास सीट मैनपुरी की ही करेंगे, क्योंकि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने नया कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने 2,80,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के रघुराज सिंह शाक्य को हराया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से पहली महिला सांसद बन गई हैं। इतना ही नहीं, मैनपुरी लोकसभा पर उपचुनाव में जीत को देखते हुए शिवपाल सिंह यादव की घर वापसी भी हो गई है। शिवपाल अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी प्रगति समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर लिया है। अखिलेश यादव ने खुद ही शिवपाल की गाड़ी का झंडा बदलवाया। देखा जाए तो ये चुनाव और भी खास इसलिए था क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी की विरासत को संभालने की चुनौती थी, जिसे बाखूबी डिंपल यादव ने पूरा किया। अखिलेश यादव के साथ चुनावी मैदान में कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्होंने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। डिंपल यादव ने अपना पहला चुनाव कन्नौज से लड़ा था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के लिए लोकसभा के उपचुनाव काफी भाग्यशाली साबित हुआ। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सारे दावे मैनपुरी में फेल हो चुके हैं और सपागढ़ उनकी शान बनी हुई है। यानी ये कह सकते हैं मैनपुरी हमेशा समाजवादियों की थी और समाजवादियों की ही रही। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे अब सपा इस बदलाव को अपनी ताकत बना पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जाते जाते बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि आज और कल पूरे भारत में राजनीतिक समीकरण नहीं। दिल्ली में एक तरफ जहां आपने कब्जा किया तो वहीं गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया और हिमाचल में कांग्रेस ने, और उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने भी कब्जा किया है। अब आप समझ सकते हैं कि राजनीति अब किस तरफ जाने वाली है और लोग कैसा सोचते हैं। लेकिन आप भी जरूर सोचिए, क्योंकि राजनीति में जब भी चुनाव होता है और वोट डालने का समय आता है तो आपको ही निर्णय लेना होता है कि कैसा नेता आप अपने लिए चुन रहे हैं। लेकिन नेता का चुनाव हमेशा सोच समझकर करिए, क्योंकि ये आने वाले समय का भविष्य और विकास की गति तय करता है। इसलिए अच्छे नेता का हमेशा चयन करें
और सोच समझकर अपना वोट डालें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।